आज फिर से मैं नीलम मतानिया मौजूद हूँ आपको पढ़ाने टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि आप जानते हैं मैंने अकाउंटिंग टर्म पे 6 वीडियो बनाया है। अगर आपको उसको देखना है तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को देखें और अकाउंटिंग के सब टर्म्स को जानें ताकि आपको अकाउंट्स पढ़ने में आगे आसानी हो। आज पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, एंट्री क्या होता है, पोस्टिंग क्या होता है और बचे 20 टर्म्स आज हम पढ़ लेंगे, जिनमें जो है टर्नओवर, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, रेवेन्यू, प्रोप्राइटर, बैड डेट। जैसे कि आप जानते हैं एक अकाउंट स्टूडेंट्स को इन टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रेगुलर टर्म नहीं है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसको एक अकाउंटेंट ही खाली यूज़ करता है, तो इन टर्म को अकाउंट सीखने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मे बी अ कैश सेल और अ क्रेडिट सेल। टर्नओवर को हम और एक नाम दे सकते हैं टोटल सेल, मतलब चाहे वो हम कैश में बेचे हों या क्रेडिट में बेचे हों, तो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स हम एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम या कह सकते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में किए हैं, उसको बोलते हैं हम टर्नओवर। मतलब हम बोलते हैं ना उसका बिजनेस का टर्नओवर इतना है, मतलब उसका बिजनेस का सेल्स उतना है, वो एक साल में उस बिजनेस का सेल्स कितना है। जैसे कि हम लोग शार्क टैंक में देखते हैं कि पूछते हैं कि आपका टर्नओवर कितना है, तो वो लोग बताते हैं कि हमारा 50 लाख है कि 60 लाख है, मतलब उन्होंने 60 लाख का गुड्स को बेचे हैं, उनका सेल्स वैल्यू उतना है, उतने लाख में उनका गुड्स को बेचे हैं, वो उनका प्रॉफिट नहीं है, वो उनका टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स जो वो लोग बेचे हैं उसको टर्नओवर, मतलब उसको वो लोग चेंज किया, बेचे हैं, निकला है, उनकी कंपनी से निकला है उस वैल्यू का गुड वो लोग बेचे हैं। तो टर्नओवर होता है, उनका और एक नाम होता है सेल्स, जो टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स वो लोग किए हैं उसको हम मार्क प्राइस में दिखाते हैं, मतलब जो प्राइस में हम बेचे हैं, बुक वैल्यू में जितने में हम उसको बेचे हैं, सेल्स किए हैं कस्टमर को, उस प्राइस में दिखाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब जो बंदा सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट का मतलब जिसका लायबिलिटी उसके एसेट से बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़्यादा है, मतलब उसको बाहर वालों को जितना देना है वो उसके एसेट को बेचने से भी पूरा नहीं पड़ सकता, मतलब उसका देनदार, मतलब जो उसको देना है वो ज़्यादा है जितना उसको आना है उससे, मतलब उसको एसेट्स को, उसके जो डेटर उसको पैसा देने वाले हैं वो सबको बेचने के बाद भी वो जो उसकी लायबिलिटी है उसको वो पूरा नहीं कर सकता, मतलब उसका लायबिलिटी साइड ज़्यादा है। तो मतलब ये वो पूरा अमाउंट या तो वो पूरा नहीं दे सकता, अपने जो जिनको देना है उनको पूरा अमाउंट नहीं दे सकता, या फिर बिल्कुल ही नहीं दे सकता, या फिर वो आधा दे सकता है, जितना देना है उतना नहीं दे सकता। जैसे कि कई बार होता है कि अगर वो हमको 10,000 देना, एक बंदा को अगर गवर्नमेंट इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है तो वो बोलता है कि 60% जितना भी आपसे उधार लिया उसका 60% देना है। अगर वो मुझे 10,000 देने वाला है, इनसॉल्वेंट है, और वो बोल रहा है मैं 60% ही आपको पे कर सकता हूँ, तो वो मुझे 6,000 ही देगा और मैं 6,000 लेके उसको फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया सी इज इनसॉल्वेंट, मतलब उसके पास उसकी लायबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा है, वो अपनी लायबिलिटी को फुल नहीं कर सकता, तो उसको गवर्नमेंट इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। और फिर हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, उसका एसेट उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा है, मतलब उसको जितना देना है उसके पास उतना पैसा है, वो दे सकता है, वो कैपेबल है देने का उन पैसे को। तो अगर एक पर्सन इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई उसके साथ बिजनेस करना नहीं चाहेगा, उनको रिस्क रहेगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा उसके बिजनेस में। तो जो इन्वेस्टर है ना वो हमेशा मांगते हैं बिजनेस से आप अपना सॉल्वेंसी प्रूफ दीजिए, मतलब बैंक के पास जाके ये बताइए कि आप सॉल्वेंट हैं, अगर आप मुझसे उधारी ले रहे हैं तो कल को दे पाएंगे। तो ये सॉल्वेंसी प्रूफ अगर एक बंदा इनसॉल्वेंट डिक्लेयर को नहीं दे सकता तो उसको इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं। तो एक बिजनेसमैन को जरूरी है कि वो सॉल्वेंट हो। तो सॉल्वेंट वो बंदा है जिसका एसेट उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा हो, मतलब वो पे जिससे अगर उधारी लिया उसको पे कर सकता हो। फिर रेवेन्यू क्या है कि जो सेल द अमाउंट रिसीवेबल बाय सेलिंग ऑफ गुड्स,
मतलब जो हमको पैसा रिलाइज मतलब हमको मिलेगा सामान बेचने से, इसमें इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब भी आएंगे। जितने अमाउंट हमको रिसीवेबल है एक बिजनेस को नॉर्मली रन करने से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। मगर रेवेन्यू इनकम से डिफरेंट है। क्यों? रेवेन्यू होता है जो अमाउंट हम रियलाइज किया, मिला है, उसमें से कॉस्ट नहीं कटता। जबकि इनकम में क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम, जो पैसा हमारे लिए बचा आफ्टर कॉस्ट कटने के बाद। और रेवेन्यू होता है टोटल अमाउंट हम जो मिले उससे बिना कॉस्ट काटे। तो रेवेन्यू और इनकम में ये डिफरेंस है। जैसे कि हम एक सामान को बेचे 10,000 रुपये में, जबकि उसका हमको खर्चा पड़ा 4,000 रुपया, तो उसका रेवेन्यू होगा 10,000 रुपया और उसका इनकम कितना होगा, 10,000 रेवेन्यू माइनस 4,000 खर्चा, 6,000 रुपया उसका इनकम होगा। जबकि रेवेन्यू होगा 10,000 रुपया। फिर है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है? प्रोप्राइटर आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। जो ये वो बंदे हैं जो इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, ये लोग बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं और प्रॉफिट का शेयर में उनका हक है। जो बंदे बिजनेस में कैपिटल पैसा लगाए हैं उनको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर, ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर करेक्ट वर्ड है, ओनर ऑफ द बिजनेस। फिर हम पढ़ेंगे बैड डेट, मतलब जो उधारी अब हमको नहीं मिलेगा, मतलब बैड हो गया, खराब हो गया, जो उधारी हमको मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर ना मिलने का कम गुंजाइश है, या नहीं मिलेगा, वो चला गया, खराब हो गया, मतलब हमें उसका पैसा नहीं आने वाला है, उसको बोलते हैं बैड डेट। बैड डेट क्यों होगा? अगर एक पर्सन जो इनसॉल्वेंट है, वो हमको पैसा देने के लायक नहीं है और उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं दे सकता, इनकेपेबल है, तो हमारा बैड डेट हो गया। या वो पर्सन मर गया, चला गया ऊपर, तो वो हमको पैसा नहीं दे सकता, तो हमको मान लेना है वो बैड डेट हो गया। या फिर वो पर्सन कोलैप्स हो गया, उसका सब बैंक सब खाता जब्त हो गया है, वो नहीं दे सकता हमको पैसा, तो हमारा बैड डेट है। या कोई बोल रहा मैं नहीं दूंगा, तो हमको उसको अपने बुक अकाउंट में बैड डेट दिखाना है, जो हमको ऐसा लगता है कि वो पैसा और नहीं आने वाला। तो आज हमने सारे अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो मी। थैंक यू।